नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे राइटिंग का ये चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। इस पर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि हमारे जो आयोग में सवाल पूछे जाते हैं उसके टॉपिक पहले से डिसाइडेड हैं। कुछ साहित्य पर पूछा जाएगा, कुछ विज्ञान पर पूछा जाएगा, इस प्रकार से अलग अलग क्राइटेरिया में वो डिवाइडेड है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ वो है आपका साहित्य का विषय। तो साहित्य पर जनरली सवाल एक तरीके का रहता है, बस उसी में कुछ पॉइंट आउट अलग अलग चीज़ों से हो जाता है। कभी पूछ लेगा कि किस प्रकार से साहित्य समाज का दर्पण है, कभी पूछ लेगा कि आपको क्या लगता है साहित्य समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करता है, कभी पूछ लेगा कि आप बताइए कि समाज में परिवर्तन करने के लिए साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है। इस टाइप के जो आपके कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं वो बना सकता है, लेकिन उस सबका जो आंसर होगा वो कमोबेश आपका सेम सेम रहने वाला है, तो बहुत अंतर नहीं आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है साहित्य। साहित्य का वास्तव में जो अर्थ होता है वो होता है सा प्लस हित, जिसमें सबका हित जुड़ा हो, स्वहित के साथ सबका हित जुड़ा हो, तो वो साहित्य कहलाता है। तो इस पर हम लोग क्या क्या जरा समझेंगे। मेन हम जो एक्चुअली में हम लोग समझ लेते हैं कि एक अम्ब्रेला टर्म ये वाला, ठीक है ना, इसको कहते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला टर्म हम कहने का मतलब ये है कि हमने इतनी तैयारी कर ली। अब इसी के कुछ सब टॉपिक्स में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपने जब तैयारी पूरी कर ली है तो कैसा भी सवाल आ जाए, कितना भी ब्लाइंड आ जाए, आप उसमें आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक बार बड़ा सा अटपटा सा निबंध आया था, वो उसका टॉपिक बहुत क्लियर नहीं था, आपको ही समझना था। उसमें ये था कि अगर अगर उड़ने में डर लगता तो पंछियों को पंख क्यों दिए जाते। इस टाइप का एक पूरा एक टॉपिक दिया हुआ था। तो इस प्रकार की जो चीज़ है वो आप किस हिसाब से कोरिलेट कर पाते हैं इस शब्द को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का हो जाता है। इसलिए आपको एक पूरा एक आइडिया होना चाहिए, फिर आपको समझ होनी चाहिए वो किस चीज़ से संबंधित आप उसको ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से लिखता है, ये सब्जेक्टिव के हिसाब से चलता है निबंध, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, इसके जो पहले मैंने पार्ट बताए थे। तो सब्जेक्टिव चीज़ होती है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है और कुछ का राइटिंग खराब हो सकता है, कुछ लोग चीज़ें अलग तरीके से लिखेंगे, कुछ लोग लगता है बुक से उठाकर लिखते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक का सहारा लीजिए, वो बड़ी बात नहीं है। आप उससे मटेरियल ले सकते हैं, आप पत्रिकाओं से मटेरियल ले सकते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो डिफरेंट सोर्स का इस्तेमाल करिए और छोटी छोटी बातें लेकर रखिए और अपना एक अलग से व्यू और अपनी एक अलग से बात उस पर रखने का प्रयास करिए। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जरा देखेंगे साहित्य क्या है, साहित्य और समाज में क्या संबंध है, तो ये समाज का प्रतिबिंब कैसे है और समाज में सॉल्यूशंस कैसे देता है, या फिर आपके सब बिंदु, आपके सॉल्यूशन के बिंदु, बुराइयां समाज में क्या क्या है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इविल बोलते हैं, इविल इफेक्ट्स, इविल्स क्या हैं समाज में और इसके सॉल्यूशन क्या हैं, इविल्स क्या है और किस प्रकार से समाज जो है वो साहित्य उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस टाइप की कई बातें इसमें आ सकती हैं। उसी चीज को आगे यहाँ पर लिखा है, जैसे साहित्य समाज का वास्तविक रूप या प्रतिबिंब साहित्य कैसे प्रस्तुत करता है। तो साहित्य में ऐसे कौन से गुण है जो ये बताता है कि समाज में जो जो ये चीजें चल रही हैं वो साहित्य हमको किस प्रकार से बताता है। जैसे आपने कई बार कोई कहानी सुनी होगी साहित्य में कि जैसे एक बड़ी अच्छी कहानी है, आपको बताऊं, आपने बचपन में पढ़ी होगी ईदगाह की कहानी। ईदगाह में कैसे एक जो छोटा सा लड़का होता है अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है पूरे मेला में, छोटा सा बच्चा होता है, जबकि वो क्या आप समझ लीजिए कि आजकल के बच्चे अलग अलग टॉफ़ी खरीदते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें, लेकिन वो बचपन में ही कितना समझदार हो जाता है और कहीं ना कहीं वो चिमटा लेकर ये बताता है, अपनी दादी को देखता रहता है और ऑब्जर्व करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें कि समाज में एक वर्ग जो ऐसा है बहुत कमज़ोर है और दूसरी ओर बहुत ज़्यादा जो वर्ग हैं वो आपके समृद्ध हैं, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तीसरा है जो साहित्य वो समाज का पथ प्रदर्शन कैसे करता है। तो समाज का पथ प्रदर्शन का तात्पर्य यहाँ पर ये कि वो सॉल्यूशन कैसे दे सकता है, या फिर वो इविल्स जो है उनको बारे में कैसे बताता है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होती है। तो जैसे अगर आपको कुछ मैं फेमस कहानियों के नाम बताऊं, तो मुंशी प्रेमचंद की आपने गोदान का नाम सुना होगा, निश्चित तौर पर नाम तो सुना ही होगा गोदान, जिसमें लास्ट में किस प्रकार से वो गोदान अपने अपनी मृत्यु के लिए भी उसके पास गाय को दान करने के लिए कहा जाता है, और कुछ नहीं होता है, बस गाय दान के लिए किस प्रकार से पूरी कुरीतियाँ चलती हैं। इसी प्रकार से आपने कफन सुना होगा कि वो किस प्रकार से उनके जो बेटा है बाप है बाहर बैठे रहते हैं, एक आलू सेकते रहते हैं, और अंदर उसकी जो बहू है और एक दूसरे की जो पत्नी है वो करा रही है प्रसव पीड़ा से, लेकिन कोई उठकर नहीं जाना चाहता है। वो जानते हैं कि अगर वो उठकर गया तो वो जो एक सिंगल आलू है वो उसको वो डिमांड कर लेगी खाने के लिए। तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो एक तरफ ये बताता है कि एक वर्ग हमारा कितना कमजोर है, इसके पास खाने के लिए नहीं है, और दूसरी ओर बहुत खाना बर्बाद किया जा रहा है। आप जानते हैं कि बहुत सबसे ज़्यादा बर्बाद करने का कारण है खाना जो है सबसे ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। इस समय बहुत इस पर बातचीत चलती है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या सब जगह आप कहीं पे भी जाएं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा खाना बर्बाद किया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें साहित्य कैसे हमको बताता है। तो चलिए जरा सा देखते हैं इसको कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसी तरीके से समझेंगे, और इस पर कुछ जो कविताओं का इस्तेमाल करना है ये सब है, ये मैं आपको बाद में जो मैंने लिखी हुई थी वो मैं आपको दे ही दूंगा। और आपसे भी मैं कहूँगा कि अपने हिसाब से कुछ अच्छी अच्छी कविताएं या कोई कहानी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप एक बेहतर शुरुआत कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे। तो पहले हमको ये समझना है कि साहित्य होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था साहित्य का मतलब होता है सा प्लस हित, मतलब जो अपना हित स्वयं देखे, है ना, और जो सब लोगों का हित साथ में लेकर चलता हो। जो इसका स्वहित होता है वो मतलब होता है कि समाज के हित में ही हमारा हित जुड़ा हुआ है, ये वाली बात इसकी स्वहित से चलती है। तो आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को आप देखें कि जो कवि होता है वो इस हिसाब से सोच कर चीज़ों को बनाता है, या कोई आपका लेखक होता है वो इस हिसाब से चीज़ों को सोच के बताता है कि समाज में क्या चल रहा है, समाज की क्या बुराइयां हैं, और उसको सामने रखने का प्रयास करता है। तो पहला मैंने आपको इसमें जैसे आपको मैंने टॉपिक दिया था समाज का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसे है। तो समाज में देखिए क्या क्या होता है। समाज है, समाज की आप प्रतिबिंब की अगर बात करें तो इसका तात्पर्य क्या है। प्रतिबिंब का तात्पर्य है कि समाज को कैसे प्रदर्शित करता है, समाज को साहित्य जो है कैसे प्रदर्शित करता है, और दूसरा समाज में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो कैसे परिवर्तन को दिखाने का प्रयास करता है। तो समाज में प्रदर्शित कैसे करता है और समाज को परिवर्तन में लाने का कार्य कैसे करता है, वही समाज का प्रतिबिंब है। तो आपको मैं एक याद है कि बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें होती थी। एक आप जब साहित्य पढ़ रहे होंगे कहीं आपने ये लाइन भी सुनी होगी, आई थिंक बहुत मैं क्लियर नहीं हूँ कि आपने इस बात को सुना होगा, लेकिन बड़ा बताता हूँ, बड़ी अच्छी लाइन है। जैसे एक लाइन है इसमें, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें, आओ मिलकर विचारें, यह समस्याएं सभी। तो कितनी शानदार लाइन है ये, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आप इसको नोट भी कर लें। तो मतलब ये वाली बात है कि एक मनुष्य जो भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो किस प्रकार से मनुष्य जो उपभोक्तावादी नहीं होता था, अपने जो उसको आवश्यकता अनुसार होता था उतना ही रखता था, लेकिन हम लोग उपभोक्तावादी होते होते कैसे हो गए हैं। हम हमारे अंदर अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालसा हो गई है, उठते जागते बैठते केवल पैसा ही पैसा दिखाई देता है, ना हमको समझ में आता क्या सही है क्या गलत है, किसी भी तरीके से हम केवल पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसलिए कई प्रकार के गलत रास्ते खुल जाते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें बताया गया, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी।
तो इस प्रकार की लाइनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जरा सा टुकड़ों में जरा हम चीज़ों को समझ लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो पहली चीज़ ये है, साहित्य पहला पॉइंट क्या दिखाता है हमको, वो दिखाता है कि समाज का कल्याण होना चाहिए। समाज का कल्याण कैसे हो, अगर इस देखिए आपको कभी कभी लगता होगा कि मतलब इस तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, कल्पना कैसे कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाए। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि ये कुछ टर्म होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, इसलिए, ये सब जो चीजें हैं ना, इन टर्मों को आप अगर लगा देंगे तो इसको लगाने के पश्चात एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि आपको सवाल मिलने लगेंगे। पहले आप सवाल करना सीखिए। तो अब पहला सवाल ये बनता है, जैसे उसने सवाल पूछा कि इस जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, तो दर्पण में कैसे आ सकता है। तो समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। समाज में हमारे क्या होती हैं, कुरीतियाँ होती हैं, है ना। तो कुरीतियाँ कई टाइप की हो सकती हैं, जाति वाली हो सकती हैं, धर्म संबंधित हो सकती हैं, और आपकी जाति, धर्म और सामाजिक विषमता की कुरीतियाँ हो सकती हैं, जिसमें एक के पास बहुत पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, सामाजिक विषमता की हो सकती हैं। और कुरीतियाँ हो सकती हैं महिलाओं के प्रति कुरीतियाँ हो सकती हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा सा और बातचीत करना चाहें तो जो पिछड़े वर्ग और जो दलित वर्ग हैं या जो वंचित वर्ग हैं, उनके प्रति किस प्रकार की कुरीति हो सकती है। और अगर आप देखना चाहें तो ये 5-6 प्रकार के हम जो है ना ये चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। तो अब इनके अर्धगर्भ, जाति क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए, ऐसे लगा दीजिए। आपको कोई ना कोई इसमें आपको लगेगा कि आपको आंसर किसी ना किसी चीज़ का आता है जिसको आप बेहतर लिख सकते हैं। तो जाति जैसे है, तो जाति की समस्या कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्यूशन वाले में आप ले जा सकते हैं। मेरे अनुसार आप तो इसको क्यों में भी ले जा सकते हैं, जाति क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें भी आप कह सकते हैं। देखो उसके लिए आपको पुख्ता प्रमाण देना होगा कि आप अपनी बातों को कैसे प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद जैसे धर्म है, धर्म क्यों है, कैसे ये विविधता लाता है या कैसे ये चीज़ें के लिए सही है। सामाजिक विषमता कैसे, आपको मैंने बताया था कि कुछ चीज़ों को आप इंडेक्स के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। इंडेक्स तुरंत डाल दीजिए यहाँ पर नीति आयोग की, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च की डाल दीजिए, रिसोर्स की, जो मानव विकास सूचकांक है। तो कैसे सामाजिक विषमताएं फैली हुई हैं, महिलाओं के प्रति किस प्रकार की त्रासदी हो रही है, आप निर्भया वाला कांड देख सकते हैं। इसके पश्चात हैदराबाद में हुआ था एक डॉक्टर महिला के साथ। इसके अलावा आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति किस प्रकार से समय समय पर जो बड़े बड़े केस हैं, कभी रेप मामला हो गया या उनको किसी प्रकार का घरेलू हिंसा हो गई, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इस पर बड़ा विवाद रहता है। इसके बाद ये वंचित वर्ग, दलित वर्ग, इन सब पर भी एक कि किस प्रकार से समस्याएं इनकी हैं, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इन सब की बातें भी इसमें की जा सकती हैं। तो क्या कवि जो हैं इन सब चीज़ों पर जो कवि हैं वो विशेष ध्यान रखते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे अगर मैं इसको सब टॉपिक्स में बांट लूँ कि किस प्रकार से साहित्य जो है समाज का प्रतिबिंब है, तो पहला ये है कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो चल रहा है, मतलब आपकी नज़रों में जो चल रहा है उसको पहले आप लिखिए, उसको प्रदर्शित करें, और फिर जो बुराइयां हैं उसका सॉल्यूशन देने का काम करें। इसके बाद बुराइयों के बाद साहित्य कैसे सॉल्यूशन तो देता है, प्रदर्शित करता है चीज़ों को। इसके बाद साहित्य समय समय पर आपका नैतिक उत्थान कैसे करता है, ये सब चीज़ें, बस आप ये 3 चीज़ें अगर आप जान गए तो ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला बन जाएगा। कैसा भी सवाल आए, किसी भी प्रकार का सवाल आए, आपके इसी टॉपिक से आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताऊं
कि पहले बुराई क्या क्या चल रही है। तो बुराई जैसे महिलाओं के प्रति आप टॉपिक डाल सकते हैं, महिलाओं के प्रति आप जानते हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं, निर्भया कांड, है ना। और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं घरेलू हिंसा, और साथ में आप इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन हल्का फुल्का बता सकते हैं। 1090 जो है महिला हेल्पलाइन भी सरकार ने चलाई थी। और जो साहित्य, अब साहित्य में इसको हम कैसे किस हिसाब से चीज़ों को डालेंगे, तो ये आपको ये ज़रा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि महिलाओं के प्रति जो ये हिंसाएं होती हैं इसको साहित्य में कैसे उजाला गया है। तो जैसे आप कुछ एग्जाम्पल ला सकते हैं, किसी जैसे प्रेमचंद की है, ठीक है, प्रेमचंद जी का नाम है, उनकी बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानियां हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अब वर्तमान जो महिला चिंतक हैं ढेर सारी, उनका किसी का आप नाम ले सकते हैं। और समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, समाज किस प्रकार से महिला का निर्माण करता है, तो एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका है सीमांदी बुआ, बहुआ करके उनका नाम है। उन्होंने बोलती हैं कि महिला होती नहीं है, महिला बनाई जाती है। ये लाइन है उनकी, स्त्री होती नहीं है, स्त्री बनाई जाती है। तो इस प्रकार की लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये महिला से संबंधित हो गया। इसके बाद अगर थोड़ा सा और देखें तो सामाजिक कुरीतियों पे हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं। जैसे ये किस प्रकार से अगर चर्चा की जाए, वर्तमान में जैसे एक नई समस्या पर्यावरण की है, तो पर्यावरण से संबंधित साहित्य आपने देखा होगा, कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद आ जाए तो जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी लाइनें हैं, आप लाइनों का इस्तेमाल, क्योंकि साहित्य आप लिख रहे हैं तो साहित्य में कविता कहानी इनका इस्तेमाल होता है, तो वो आपको उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ ऐसी लाइनें आप याद कर लीजिए, वो पर्यावरण यहाँ भी आपके काम आएगा, यदि आपका कहीं और टॉपिक भी है तो वहाँ पर भी काम आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये याद रखनी चाहिए कि जैसे मुझे याद है कि एक जो मैं लिखता था, मैंने लिख लिया था उसको एक जगह कि धूप का जंगल, रेत का जंगल, ऐसे करके लाइन थी, रेत का जंगल, नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या, और इसी तरीके की पूरी लाइन थी, बड़ी बड़ी मतलब शानदार लाइन थी, है ना। तो ये आप मुझे कविता याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, रेत का जंगल, नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या, एक नंगे पाँव एक बंजारा करता क्या। तो ये बताता है ना कि आपकी जो जंगल है वो अब रेत के जंगल में बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा कटाव हो गया। तो पर्यावरण की बातों को उसमें बताया गया है। इसके बाद अगर थोड़ा सा देखें तो इस समय समस्या नगरीकरण की भी चलती है। तो नगरीकरण की समस्या को साहित्य कैसे बताता है, तो वो आप देख लें कि एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, वो आपको मैं बता दूं, ये है आपकी, अरे साहब, मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर, अरे साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तो नहीं सीखा, पर इतना विष कहाँ से लाए, कहाँ से डसना सीखा, है ना। आपने देखा होगा नगरीकरण के जो लोग हैं वो अपने आप को अलग ही मानते हैं, और गांव के लोगों से जब भी उनको लगता है तो वो हीन भावना प्रकट करवाते हैं कि देखो तुम छोटे रह गए हम बड़े रह गए। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आप इस्तेमाल करके कि साहित्य इन बातों को भी बताता है। इसके बाद अगर साहित्य को देखें, सांप्रदायिकता वगैरह, तो आपने बड़ी अच्छी लाइनें सुनी होंगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये टाइप के आप लाइनें लिख सकते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, है ना। तो सांप्रदायिकता पर भी साहित्य की कुछ लाइनें हैं। उसके बाद देखें तो अगर देखें करप्शन वगैरह पे अगर आपको लिखना चाहें, भ्रष्टाचार पर, तो भ्रष्टाचार पे भी बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। इसमें बोला कि जिंदगी को जरा आसान कीजिए, जिंदगी को जरा आसान कीजिए, ईमान को खूंटी पर टांग दीजिए। जिंदगी को अगर आपको आसान करना है तो ईमान जो है आपको खूंटी में टंगा होना चाहिए, क्योंकि बहुत जो ईमानदार है वो बहुत परेशान है। चैन से जिए और जीने दीजिए, कितनी अच्छी लाइन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि आप अगर ये करीब 8-10 चीज़ें आप ये याद कर लेते कविता के रूप में, तो आप तो लगभग लगभग निबंध किसी भी टाइप का आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर एक और चीज़ें बोल दें,
चलिए कितनी एक लाइन ये मैंने अभी देखा नोट्स में अपने, इस पे लिखा हुआ है कि उपभोक्तावाद को भी अगर इसमें जोड़ें तो उपभोक्तावाद पर कैसे हो सकता है काम। उपभोक्तावाद पर जैसे एक साहित्य में बड़ी अच्छी लाइन है, खुले खुले बदन पर साबुन का झाग हो गई है औरत, है ना। देखते हैं ना आप कई प्रकार के प्रचार आते हैं कि ये साबुन लगाइए, गोरापन पाइए, इस प्रकार की चीजें जो चलती रहती हैं श्रृंगार वाली। उस पे कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि खुले खुले बदन पर साबुन का झाग हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत, है ना। आपने देखा होगा पान पराग किस तरीके से हमको एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि आप इस स्टाइल में खाइए तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है समाज में। इस प्रकार के जैसे 5-6 पॉइंट हमने लिख दिए तो इससे आपका करीब करीब 2 से 3 पेज इसमें चला जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन पे जब बात करेंगे तो सॉल्यूशन पे भी ठीक इसी तरीके से लिखना है कि जैसे सॉल्यूशन पे लिखे कि अब हम किस प्रकार से इन चीज़ों से निकल सकते हैं, है ना। तो असमानताओं को दूर करना है। तो असमानता, अब जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे टॉपिक आपने पहले ले लिया तो उसको बार बार मत लिखिए। यहाँ पर अगर मैं सामाजिक विषमता लिख दिया तो यहाँ असमानता लिखिए, है ना। अच्छा नहीं लगता है बार बार, क्योंकि एक ही शब्द को आप तो एग्जामिनर को ही लगता है कि इसको कुछ आता ही जाता नहीं है, केवल गिनती की चीज़ें करता है ये, ठीक है ना। तो जैसे असमानता पे आप लिख सकते हैं कि प्रकृति ने कभी भी किसी भी भेदभाव को नहीं दिया, जो भेदभाव हुए वो यहीं हुए, इसी जमीन पर हुए, है ना। अब कोरोना काल आया था तो कोरोना ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जो गरीब अमीर सब के साथ उसने वही व्यवहार किया, जो कमजोर पड़ गया वो उसमें खत्म हो गया। तो इस प्रकार के ये जैसे इसकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, कुदरत के तराजू में बराबर हैं सभी लोग, कुदरत के तराजू में बराबर हैं सभी लोग, महसूस अलग से कोई हस्ती नहीं होती, महसूस अलग से कोई हस्ती नहीं होती। तो इस प्रकार से आप असमानता पे लिख सकते हैं कि असमानता दूर करने के लिए हमारा साहित्य हमको बताता है। उसके बाद पर्यावरण को अगर देखें, पर्यावरण सुरक्षित हो तो आपने वहाँ पर्यावरण लिख दिया है, तो आप यहाँ पर्यावरण का इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, या वातावरण लिख दीजिए। वातावरण शुद्ध करने के लिए भी साहित्य हमेशा बोलता रहता है। वो कहता है कि रोक दो विषैला धुआं वाहनों का, रोक दो विषैला धुआं वाहनों का, मानव की रूठी हुई सांस लौट आएगी, मानव की रूठी हुई सांस लौट आएगी, बंद कर दो इन नालों को नदियों में, तीर्थों में नया विश्वास लौट आएगा, रोप दो गुलाब कीच क्यारियों में, पारों की गली में देवदास लौट आएगा, है ना। इस प्रकार की आप लाइन बढ़िया से लिख सकते हैं। और पर्यावरण पर भी बड़ी अच्छी अच्छी लाइन है। पर्यावरण की किताबों का आपको जिक्र करना चाहिए कि किस हिसाब से जो चिंतनीय कार्य हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं। तो कोई कविता विता हो या कोई एक लाइन हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे समय समय पर हमको पता है कि समाज पर विपत्तियां आती रहती हैं, समाज पर निराशा आती रहती है। जैसे कोरोना काल में भी आया, तो कोरोना काल का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किस प्रकार से निराशा आई थी। तो उसमें हम कई प्रकार की प्रेरक कहानियां बता सकते हैं। जैसे एक बड़ी सी आपने भी कहीं सुनी होगी, निश्चित तौर पर सुनी होगी, आप लिख के भी चलते होंगे। एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर चढ़ती है, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, मन का विश्वास ही रगों में साहस बढ़ता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपका मन का विश्वास आपके जो नसों में है वो साहस भरेगा, आपकी रगों में साहस भरेगा। तो इस प्रकार की लाइन। और आपने सुनी होगी अमिताभ बच्चन जी की बड़ी अच्छी वो फेमस लाइन है, नौ नौ लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो समाज में निराशा और अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत हो तो वो भी आपको साहित्य देता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था पर भी आप लिख सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था से कुरीतियां दूर होती हैं, है ना। तो शिक्षा व्यवस्था में आप लिख सकते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन है, नागार्जुन की कविता की है, नागार्जुन जी ने इस्तेमाल की थी। उस पर लिखी थी, घुन खाई सह तीरों पर, जैसे आजकल का जो सिस्टम चलता है, घुन खाई सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता वाचे, है ना। जो सहतीर होती है, दीवार होती है, वहाँ पर एक मतलब टीचर है, खड़ा है, कुछ ना कुछ बाच रहा है, बता रहा है। फटी भीत है, छत है चूती। आप देख रहे हैं जैसे आप सरकारी बिल्डिंग में जाइए तो ऊपर दीवार से पानी गिरता रहेगा,
और बड़ा पुरानी सी, आले पर बिस्तुरियां नाचे, बिच्छू छू भी दिखाई दे रहे हैं, छिपकलियां दिखाई दे रही हैं, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, है ना। तो बच्चों को मारा जा रहा, तुमने याद नहीं किया, तुमने याद नहीं किया, इस प्रकार की चीजें। इसी तरह दुखरहन मास्टर गढ़ते हैं आदम के साचे, पुराने समय की जो शिक्षा पद्धति है और उसी पुरानी चले आ रहे हैं, मौसम के अनुसार बदल नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजों को शिक्षा व्यवस्था में दिखाया गया कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। और ये तो खैर एक नागार्जुन जी की कविता हो गई। इसके अलावा कई प्रकार की चीजें हैं शिक्षा व्यवस्था पर है कि अगर शिक्षा को हम बढ़ावा देते हैं, निश्चित तौर पर जो चीज़ें हैं हमारी वो सही हो जाती हैं। जैसे जिस देश में शिक्षा अच्छी है, जापान हो गया, इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जापान वगैरह जहाँ देश अच्छे हैं, केरल में जहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो वहाँ पर सामाजिक विषमताएं भी कम है। इस प्रकार से शिक्षा कहीं ना कहीं मदद करती है, और ये सब साहित्य भी शिक्षा को प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब क्या है कि आपके साथ मैं एक में और शेयर, जैसे एक नारी वाला भी मैं आपको बता दूं। नारी वाले में एक बड़ी अच्छी लाइनें हैं, ये आपने कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली भर भर कर भात पकाइए। ये इस प्रकार की लाइन जो है ना, ये रघुवीर सहाय की एक रचना है, उससे लिया गया है। इसमें मतलब ये बताया गया है कि खूब आप पढ़ लिख जाइए, नारी खूब पढ़ लिख जाती है, लेकिन घूम फिर के उनको काम घरेलू करना ही पड़ता है। तो एक प्रकार का चिंता भी होती है कि नारियों को दोहरा काम करना पड़ता है, घरेलू काम भी, बाहरी काम भी। तो इस प्रकार की चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो साहित्य जो है ना हमारा लगभग लगभग सभी चीज़ों पर कवर करता है। आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि साहित्य की समस्याएं क्या हैं, साहित्य किन किन चीज़ों पर बातचीत करता है और उनके सॉल्यूशंस पे कैसे बातचीत करता है। इसके बाद एक छोटा सा बेहतरीन आप अंत लिख सकते हैं कि साहित्य में समाज का हर तत्व स्पष्ट बोलता है, और साहित्य जो है एक समाज का दर्पण है, वो सकारात्मक बातें भी बताता है, नकारात्मक बातें भी बताता है। इसके साथ साथ वो उन चीज़ों को भी बताने का प्रयास करता है जो समाज में चल रही होती हैं। तो इस प्रकार से समाज का प्रतिबिंब है साहित्य, एक तो यही हो गया। उसके बाद समाज में जो बुराइयां हैं उसको भी दूर करने का प्रयास करता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लगभग जो है बहुत बड़ा सेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक है जिन पर निबंध पूछा जाएगा, तो ये सब इसी से मिलता जुलता आपसे आपको लिख देना है। बस यही चीज़ें होती हैं। बस जो टॉपिक दिया हुआ है वो बार बार सामने आता जाता रहना चाहिए ना। कहीं कहीं पे आप ब्लैक से लिख भी दीजिए, डार्क कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, तो इससे नज़र बनी रहेगी कि आप उसी चीज़ों पर पढ़ रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप निबंध लिखें तो आपको कम से कम 10 मिनट तो पहले निबंध का पूरा रूपरेखा बनाना चाहिए कि इंट्रो में हम क्या बताने वाले हैं। इंट्रो के बाद हम पहले समस्याएं लेंगे, तो समस्याओं में समस्याएं कौन सी लेंगे, नारी पहले लेंगे, फिर शिक्षा लेंगे, फिर हम पर्यावरण लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि फिर इसके बाद आप देखेंगे समस्या के बाद सॉल्यूशन पे मान ली बात कर लीजिए। तो अब यहाँ नारी शिक्षा पर्यावरण पे बात की, तो अब सॉल्यूशन पे भी हमको नारी शिक्षा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए महिला करके शब्द लिख दीजिए, शिक्षा पर आप लिख दीजिए, है ना, पर्यावरण पे वातावरण कुछ शब्द लिख दीजिए। मतलब ऐसा लगे कि आपके पास शब्दों का बहुत भंडार है। इस प्रकार की चीज़ें आपको प्रूफ करनी है ना। और इससे क्या होगा ना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जो बात आपने यहाँ लिख दी वो बात आपने यहाँ नहीं लिखी, तो इससे आप स्पष्ट रहेंगे। और लास्ट पार्ट आपको लिख देना है, बस इतना ही आपको करना है। और यही सब चीज़ें होती हैं जिससे चीज़ों का हल निकलता है, और फाइनली हम एक अच्छा निबंध लिख पाते हैं। अभी और भी हम लोग निबंध पे चलाएंगे, जैसे ट्राइबल्स पर भी निबंध एक देखेंगे, और राजनीति पर देखेंगे, भ्रष्टाचार पर देखेंगे। और इसके बाद जो कुछ मैंने इंट्रोडक्शन लिखे थे, जो मुझे लगता था कि मैंने इनका अगर ये इंट्रोडक्शन मैंने प्रैक्टिस कर ली है तो कमोबेश मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी इंट्रो चालू करने में। बस आपको केवल एक बेस तैयार करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आज फिर इतना ही रखेंगे हम लोग। ये आपका साहित्य किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, समाज का कैसे दर्पण होता है, तो ये हमने पूरी पूरी मोटी मोटी आपको बात बता दी यहाँ पर। और साथ में आप इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि समय समय पर इन चीज़ों को प्रूव करने के साथ बताया जा सके, है ना। तो चलिए फिर आज इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।